गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाँ जी, तो कल अपना संडे होने के कारण क्लास मिस थी, तो हर संडे को अपनी क्लास मिस रहेगी। लेकिन देखो अब आज मंडे है, तो मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था आपको कि 3 दिन हम हॉर्टिकल्चर और 3 दिन एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर अपने 3 दिन पहले 3 दिन पढ़ लेंगे और 3 दिन फिर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और संडे को अपना अवकाश रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज अपने स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर का पहला टॉपिक, जनरल हॉर्टिकल्चर या इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी उद्यान विज्ञान का परिचय, ठीक है। तो ये अपना पहला टॉपिक है। तो देखिए बच्चों कि हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर एक कृषि विज्ञान की शाखा है जिसमें अपने क्या करते हैं, जो भी फलों की खेती है, सब्जियों की खेती है, पुष्पों की खेती है, इनको कैसे उगाया जाता है, इनका कैसे प्रबंधन किया जाता है, इनके बारे में जब अपने अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उद्यानिक फसलों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। उद्यानिक फसलों में अपने विभिन्न प्रकार की उद्यानिक क्रियाएं करते हैं, तो उन सभी उद्यानिक क्रियाओं का अध्ययन करने की विज्ञान ही हॉर्टिकल्चर कहलाती है, ठीक है। तो रीट एग्जाम 2000 ऑलमोस्ट 15 में ये क्वेश्चन आया था कि हॉर्टिकल्चर क्या है। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, जिसमें उद्यानिक क्रियाओं का अपने वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों, सब्जियों और पुष्पों आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। या उद्यानिक क्रियाओं का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर जी, हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? लैटिन भाषा का शब्द है। यानी जिस शब्द के लास्ट में लगभग कल्चर लगता है ना, वो ऑलमोस्ट लैटिन भाषा के ही शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये रटने वाली बात नहीं है। तो हॉर्टिकल्चर है, उसके लास्ट में कल्चर लग रहा है, तो इसलिए ये कौन सी भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का शब्द हो गया, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें 2 शब्द हैं। अभी कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। पहला शब्द हॉर्टस, पहला शब्द कौन सा हो गया? हॉर्टस। और दूसरा शब्द है इसके अंदर कल्चर, यानी कल्चरा को अपने लिखेंगे कल्चरा या कल्टस, या कल्टस। तो हॉर्टस प्लस में कल्चरा या हॉर्टस प्लस में कल्टस इज इक्वल टू हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टस का मतलब क्या होता है? हॉर्टस मीन्स गार्डन। हॉर्टस मीन्स क्या होता है? गार्डन होता है। और कल्टस या कल्चरा है, उसका मतलब होता है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। तो गार्डन का मतलब हो गया उद्यान, उद्यान। और कल्टीवेशन का मतलब हो गया उगाना या क्या करना? हाँ, खेती करना, ठीक है। तो खेती करना। तो उद्यान, उद्यान क्या होता है? जिसमें क्या लगे हों? फल लगे हों, है ना। जिसमें क्या लगे हों? फल लगे हों, सब्जी लगे हों, ठीक है। या कोई पुष्पीय पौधा लगा दिया अपन ने, पुष्पीय पादप लगा दिया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? उद्यानिक पौधे हैं, यानी फल, सब्जियां, पुष्पीय पौधे। तो ये किस में लगाए जाते हैं? उद्यान में लगाए जाते हैं। तो उद्यान में अपने इनको उगाते हैं और इनकी खेती का अपने अध्ययन करते हैं या इनकी खेती करते हैं, उस क्रिया को ही
हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो हॉर्टस का मतलब हो गया गार्डन यानी उद्यान, उद्यान में फल और सब्जियां और पुष्पीय पौधे होते हैं, ठीक है। कल्चरा यानी कल्टस, इसका मतलब हो गया कल्टीवेशन, तो उद्यान में फलों सब्जियों और पुष्पीय पौधों को उगाना या इनकी खेती करना ही क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें दो शब्द हैं, हॉर्टस प्लस में कल्चरा या कल्टस, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर हो गया ये। हॉर्टिकल्चर देखो बच्चों, हॉर्टिकल्चर है वो, हॉर्टिकल्चर जो टर्म है उसका जो उद्गम हुआ था वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। हॉर्टिकल्चर टर्म है, हॉर्टिकल्चर देखो ध्यान से देखो, हॉर्टिकल्चर जो टर्म है वो तो कब आई थी, 17वीं शताब्दी में। कब आई थी, 17वीं शताब्दी में। बट हॉर्टिकल्चर का सही रूप से जो विकास हुआ ना, हॉर्टिकल्चर का विकास कब माना जाता है, कौन सी शताब्दी में माना जाता है, 19वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर टर्म का आगाज कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में, और हॉर्टिकल्चर का सही रूप से विकास कब हुआ, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। हाँ, हॉर्टिकल्चर यानी फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो देखो, पहला बंदा लिबर्टी हेडे बेली, ठीक है। दूसरा बंदा जोहन लिंडले, ठीक है। तीसरा बंदा कॉन्स एंड्रयू नाइट। इन तीनों बंदों को फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर माना जाता है, लेकिन सही रूप से जो आंसर होगा इसका फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर वो कौन है, लिबर्टी हेडे बेली है, जो यूएसए के रहने वाले हैं। तो यूएसए के जो वैज्ञानिक है लिबर्टी हेडे बेली, वो ही हॉर्टिकल्चर के सही रूप से क्या है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो अपना आंसर यदि क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है, तो लिबर्टी हेडे बेली को फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर का, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट बात करें अपने भारत में हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है, तो भारत में हरित जो हॉर्टिकल्चर है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। तो भारत में हॉर्टिकल्चर के जनक किसको कहते हैं, तो भारत में हॉर्टिकल्चर के जो जनक है वो एमएच मारीगौड़ा को कहा जाता है, एमएच मारीगौड़ा, ठीक है। एमएच मारीगौड़ा है वो भारत में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। एमएच मारीगौड़ा है वो कर्नाटक के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, कर्नाटक राज्य के, और इन्होंने हॉर्टिकल्चर में इतनी उन्नत तकनीकों का विकास किया जिसके कारण क्या हो गया, कर्नाटक का जो हॉर्टिकल्चर जो भी क्रॉप है, जैसे फल है सब्जियां हैं पुष्पीय पौधे हैं, इनका उत्पादन अचानक से बढ़ा था। इसलिए कर्नाटक को क्या, एमएच मारीगौड़ा के जो मतलब एमएच मारीगौड़ा थे उस टाइम कर्नाटक को क्या कहा गया, हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया, हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया। हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है, कर्नाटक राज्य को हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये श्रेय जाता है ना, वो किसको जाता है, एमएच मारीगौड़ा को ही जाता है, ठीक है। तो एमएच मारीगौड़ा है वो भारत में
हॉर्टिकल्चर के जनक कहलाते हैं। भारत में हॉर्टिकल्चर के जनक है वो एमएच मारिगोवडा है, और इन्होंने ये कर्नाटक के थे, और इसलिए इन्होंने मतलब कर्नाटक में हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा नई तकनीकों और उत्पादन को बढ़ाया था। इसलिए कर्नाटक है वो इनके दौरान हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, एमएच मारिगोवडा है, इनका जन्म हुआ था वो 8 अगस्त 1916 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 1993 में हो गई थी। लेकिन हॉर्टिकल्चर में इनका जो श्रेय है, बहुत बड़ा योगदान है भारत की हॉर्टिकल्चर में, इसलिए इनको फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपने, नेक्स्ट देखिए इंडियन मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, इंडियन मॉडर्न हॉर्टिकल्चर यानी भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक हैं। ये जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर के एल चड्ढा को, डॉक्टर के एल चड्ढा को भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर के एल चड्ढा भारत में आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक कहलाते हैं। के एल चड्ढा को और भी श्रेय जाता है, मैं भी बता रहा हूँ। डॉक्टर के एल चड्ढा है, डॉक्टर के एल चड्ढा, डॉक्टर के एल चड्ढा, डॉक्टर के एल चड्ढा है वो भारत में आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक होने के साथ साथ भारत में गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन यानी भारत में सुनहरी क्रांति के जो जनक है, सुनहरी क्रांति के जनक किसको कहते हैं? भारत में सुनहरी क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? के एल चड्ढा कहलाते हैं। के एल चड्ढा है वो गोल्डन रिवोल्यूशन के जनक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सुनहरी क्रांति है वो किससे संबंधित है भाई? सुनहरी क्रांति है वो फलोत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? फलोत्पादन से। तो फलोत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? सुनहरी क्रांति है, यानी गोल्डन रिवोल्यूशन है। भारत में जो सुनहरी क्रांति आई थी वो 2012 में आई थी, क्योंकि भारत में 2012 में सेब का प्रोडक्शन है, सेब का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा हुआ था। और जब किसी भी फल या अन्य सब्जी या अन्य किसी उत्पाद में अचानक से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं। और फलों के अंदर उत्पादन बढ़ा था अचानक से 2012 में, इसलिए गोल्डन रिवोल्यूशन है वो कब मानी जाती है? 2012 में मानी जाती है। तो फलों की खेती से संबंधित या फलोत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो सुनहरी क्रांति है। और 2012 में भारत का फलोत्पादन अचानक से बढ़ा था, और मोस्टली कौन सा फल? सेब का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए उसको नाम दिया गया सुनहरी क्रांति। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति के जनक कौन हो गए? के एल चड्ढा हो गए। तो के एल चड्ढा हैं, इनको इस सुनहरी क्रांति में योगदान के दौरान मतलब गोल्डन रिवोल्यूशन और फलों की खेती से संबंधित बहुत ज़्यादा इन्होंने अनुसंधान किए। इसके लिए इनको 2012 में कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है? पद्मश्री पुरस्कार से भी इसको नवाजा जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार के अलावा बोरलोग पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? बोरलोग प्राइज भी इनको मिल चुका है। एमएच मारिगोवडा जो पुरस्कार है, मारिगोवडा पुरस्कार है, वो भी इनको मिल चुका है। तो ये बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। ठीक है ना, किसके लिए? गोल्डन रिवोल्यूशन के। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि के एल चड्ढा सुनहरी क्रांति के जनक है, और 2012 में ये भारत में सुनहरी क्रांति आई थी। लेकिन भारत के अंदर फलों की खेती से संबंधित जो गोल्डन टाइम था ना, गोल्डन पीरियड था, वो कब माना जाता है? उद्यान विज्ञान में गोल्डन पीरियड है
वो 1991 से लेकर 2003 के बीच का जो पीरियड है वो सबसे ज़्यादा सुनहरा जो पीरियड माना जाता है। वो किससे संबंधित? उद्यान विज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा उद्यानिक फसलों में उन्नत नई कृषि तकनीकों, नई योजनाओं और उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। इसलिए गोल्डन जो पीरियड है वो कब मानते हैं? 1991 से 2003 का मानते हैं। लेकिन गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो 2012 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपने हॉर्टिकल्चर के अगले टॉपिक के बारे में। उद्यान विज्ञान की जो विभिन्न अपने ब्रांचेस पढ़ते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो देखिए, उद्यान विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। उद्यान विज्ञान की उद्यान विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। हाँ जी भी, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो उद्यान विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो उद्यान विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिनमें अपने पहली शाखाएं पढ़ेंगे। पहली शाखा है पोमोलॉजी। कौन सी शाखा? पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं फल विज्ञान। क्या बोलते हैं? फल विज्ञान। और इस हिंदी नाम से प्रतीत हो गया अपने को कि इस विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? अपने फलों की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों की खेती के बारे में अध्ययन होता है। फलों की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को पोमोलॉजी या फल विज्ञान कहते हैं। पोमोलॉजी, देखो इस शब्द के लास्ट में क्या लगा है? लॉजी लगा है। देखिए बच्चों कि जिस शब्द के लास्ट में लॉजी लगता है मोस्टली ग्रीक भाषा के ही शब्द होते हैं। लेकिन पोमोलॉजी एक अपवाद है। पोमोलॉजी एक क्या है? अपवाद है। इसके लास्ट में लॉजी जरूर लग रहा है, यानी लॉजी शब्द तो ग्रीक है, लेकिन पोमो जो शब्द है ना वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसको देखो अपने अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे, दो शब्दों में विभाजित करेंगे, तो उसका मैं सारे आपको बताऊंगा। देखिए, पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी है, इसमें कितने शब्द हो गए? दो शब्द हैं। कितने शब्द हैं? दो। पहला शब्द है पोमम। कौन सा शब्द है? पोमम। और दूसरा शब्द है इसमें लॉजी या लोगस। पोमम का मतलब हो गया फ्रूट। पोमम का मतलब क्या हो गया? फ्रूट यानी फल। ठीक है, लोगस का मतलब हो गया टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो यहाँ पर फलों की खेती का क्या होता है? अध्ययन होता है, इसलिए उस विज्ञान को ही अपने पोमोलॉजी कहते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि फलों की खेती के बारे में अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। ओके, हाँ, पोमोलॉजी में पोमम जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लोगस है वो मतलब कौन सी भाषा का शब्द है? लोगस या लोजी है ना, वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। तो पोमोलॉजी में यानी दो भाषाओं के शब्द है, एक तो लैटिन और एक ग्रीक। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के शब्द से एक पोमम और दूसरा शब्द ग्रीक लोगस या लोजी। तो ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। ओके, तो पोमोलॉजी
क्लियर। तो हॉर्टिकल्चर की पहली ब्रांच हो गई पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी में पोमम शब्द हो गया, वो कौन सा हो गया, लैटिन, और लोगस शब्द है वो ग्रीक शब्द हो गया। पोमम का मतलब होता है फ्रूट, फ्रूट होता है, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो फलों की खेती के बारे में अध्ययन करने की विज्ञान है पोमोलॉजी कहलाती है। हाँ, पोमोलॉजी के बारे में देखो, एक पोमोलॉजी है, उसमें अपने फलों को क्या करें, व्यवस्थित रूप से उगाएं और उसके व्यवस्थित रूप से क्या करें, खेती करें, तो उस विज्ञान को कहा जाता है सिस्टेमिक पोमोलॉजी। तो सिस्टेमिक पोमोलॉजी है, इसके जनक है वो किसको कहा जाता है, सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जनक है वो ए पी डी कंडोली, ए पी डी कंडोली। ठीक है, एपी डी कंडोली को सिस्टेमिक पोमोलॉजी का जनक कहा जाता है। सिस्टेमिक पोमोलॉजी क्या होती है, यानी व्यवस्थित रूप से किसी भी फल को उगाकर उसकी खेती करना क्या कहलाता है, सिस्टेमिक पोमोलॉजी कहलाता है। तो सिस्टेमिक पोमोलॉजी का जनक है वो एपी डी कंडोली है। ओके, नेक्स्ट अपने बात करें दूसरी ब्रांच हॉर्टिकल्चर की। हाँ जी, तो दूसरी ब्रांच है ओलेरीकल्चर। दूसरी ब्रांच कौन सी हो गई, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं सब्जी विज्ञान। तो नाम से प्रतीत हो गया, इसमें किसका अध्ययन होगा, सब्जियों का अध्ययन होगा। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाए, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर में लास्ट शब्द है वो क्या है, कल्चर है। तो मैंने अभी बताया था जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लगता है वो कौन सी भाषा का शब्द होता है, लैटिन भाषा का। तो ओलेरीकल्चर है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, कौन कौन से, एक तो होता है ओलेरिस, कौन सा होता है, ओलेरिस, और दूसरा है कल्चरा। दूसरा कौन सा हो गया, कल्चरा, या इसको कल्चरा को कल्टस भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ओलेरिस का मतलब क्या होता है, वेजिटेबल या शाक। ठीक है, कल्चरा का मतलब क्या हो गया, कल्टीवेशन यानी खेती करना। ठीक है, तो शाक है वो क्या होती है, सब्जी होती है, हर्ब्स ना, शाक या इसको क्या कहते हैं अपने, हर्ब्स। और हर्ब्स क्या होते हैं, पेड़ पौधे जिनका जो तना है वो मुलायम हो और जिन पर पत्तियों और शाखाओं की संख्या अधिक पाई जाती है, ऐसे पौधे को शाक या हर्ब्स बोलते हैं। तो शाक या हर्ब्स, ठीक है, कल्टीवेशन का मतलब हो गया खेती करना। तो शाक या सब्जियों की खेती करने की विज्ञान है वो क्या कहलाती है, ओलेरी कल्चर कहलाती है। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर एक कौन सी भाषा का शब्द हो गया, लैटिन भाषा का शब्द हो गया। अब ओलेरी कल्चर का फादर किसे कहते हैं, तो देखिए फादर ऑफ ओलेरी कल्चर, फादर ऑफ ओलेरी कल्चर है वो किसको कहते हैं, फादर ऑफ ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर का जनक है वो किसको कहा जाता है, लिबर्टी लिबर्टी हेडे बेली, यानी इनको ही फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इनको ही क्या कहते हैं, फादर ऑफ ओलेरी कल्चर। तो फादर ऑफ ओलेरी कल्चर किसको कहते हैं, लिबर्टी हेडे बेली को फादर ऑफ ओलेरी कल्चर कहा जाता है। ओके, एक चीज जो देखो, जी कुल्लू, कौन है, जी कुल्लू, जी कुल्लू है, उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ टोमेटो। फादर ऑफ टोमेटो किसको कहा जाता है, जी कुल्लू को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी एग्रीकल्चर की दृष्टि से बात करें अपने, तो
ये ऑब्जेक्टिव और खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ टोमेटो किसको कहा जाता है, तो जी कुल्लू को फादर ऑफ टोमेटो कहते हैं। इसके बाद एच ए होब्स, एच ए होब्स, इनको क्या कहते हैं, एच ए होब्स को मिस्टर ओनियन के नाम से भी, मिस्टर ओनियन के नाम से भी इनको जाना जाता, ठीक है। मिस्टर ओनियन के नाम से किसको जानते हैं, एच ए जोन्स को, ठीक है ना, एच ए जोन्स, एच ए जोन्स, एच ए जोन्स है वो क्या कहलाते हैं, मिस्टर ओनियन के नाम से जाने जाते हैं। तो फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर लिबर्टी हेडेबली, और फादर ऑफ टोमेटो जी कुल्लू, और एच ए जोन्स मिस्टर ओनियन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गई दूसरी ब्रांच ओलेरिकल्चर। तीसरी ब्रांच देखिए फ्लोरिकल्चर, ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर की तीसरी ब्रांच फ्लोरिकल्चर। हाँ जी, तो तीसरी ब्रांच हॉर्टिकल्चर की कौन सी हो गई, फ्लोरिकल्चर। इसको हिंदी में कहा जाता है पुष्प विज्ञान। तो नाम से प्रतीत हो गया, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन होगा, पुष्पों की खेती और अलंकृत पौधों का, अलंकृत पौधों का अध्ययन इस विज्ञान में किया जाता है, फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्पों की खेती और अलंकृत पौधों का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो ये भी, इसके लास्ट में क्या लग रहा है, कल्चर लग रहा है, तो ये भी कौन सी भाषा का शब्द हो गया, फिर लैटिन भाषा का शब्द हो गया। इसको भी अपने तोड़े दो भागों में, तो कैसे तोड़ेंगे, देखो पहला शब्द इसमें निकल कर आएगा फ्लोरिस, और सेकंड शब्द इसमें निकल कर आएगा कल्चरा। हाँ जी, तो फ्लोरिकल्चर लैटिन वर्ड हो गया। फ्लोरिकल्चर इस शब्द को तोड़ें अपने, दो शब्द हो जाएंगे, एक तो फ्लोरिस और दूसरा कल्चरा। तो फ्लोरिस का मतलब हो गया फ्लावर, ठीक है ना, और कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन, ठीक है। फ्लावर मतलब हो गया पुष्प, पुष्प, और कल्टीवेशन का मतलब हो गया खेती करना। तो पुष्पों की खेती करना ही क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर के जो जनक है, फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर, तो फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं, भारत में फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर एमएस रंधावा को कहा जाता है। एमएस रंधावा है वो भारत में क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर कहलाते हैं। फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर कौन कहलाते हैं, एमएस रंधावा। एमएस रंधावा ने एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत बार कंपटीशन में पूछी जाती है। एमएस रंधावा द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है भारत में कृषि का इतिहास। भारत में कृषि का इतिहास, ये पुस्तक है वो किसने लिखी थी, भारत में कृषि का इतिहास डॉक्टर एमएस रंधावा ने लिखी थी। तो एमएस रंधावा द्वारा लिखी गई ये पुस्तक कंपटीशन में बहुत बार पूछी जाती है। अब की बार जेट में भी आया था, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो डॉक्टर एमएस रंधावा के द्वारा भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। हाँ, इनके अलावा भारत में डॉक्टर बीपी पाल हैं, वो भी एक बहुत बड़े हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी जो रोज ब्रीडर हैं, गुलाब के प्रजनक हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वो भी अपने फ्लोरिकल्चर से संबंधित साइंटिस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर बीपी पाल, ठीक है।
हाँ जी। तो उसके बाद एक मतलब क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो आर्किड पुष्प है, आर्किड, ठीक है, आर्किड जो का जो पुष्प होता है ना, उसकी खेती भारत में सबसे ज़्यादा केरल राज्य में की जाती है। कौन से राज्य में की जाती है? केरल राज्य में की जाती है। और अपने सबसे पहले पढ़ा था हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है, तो उसमें भी मैंने बताया था जोहन लिंडले। जोहन लिंडले नामक वैज्ञानिक का नाम मैंने बताया था कि इनको भी हॉर्टिकल्चर का जनक कहा जाता है। इन्होंने इनको ही मतलब जोहन लिंडले को ही आर्किड पुष्प से जो अध्ययन होता है ना, उसको कहते हैं ऑर्किडोलॉजी। यानी आर्किड पुष्प का जिसमें अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को ऑर्किडोलॉजी कहते हैं। ऑर्किडोलॉजी कहते हैं। ऑर्किडोलॉजी है इनके जो मॉडर्न फादर हैं, आधुनिक जनक है, मॉडर्न है, फादर ऑफ ऑर्किडोलॉजी, वो किसको कहते हैं? जोहन लिंडले को कहा जाता है। ठीक है। तो भारत में कृषि का इतिहास डॉक्टर एम एस रंधावा के द्वारा लिखी गई, और डॉक्टर एम एस रंधावा को फ्लोरिकल्चर का या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का जनक कहते हैं। इनको ऑर्नामेंटल गार्डनिंग या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का जनक किसको कहते हैं? एम एस रंधावा को ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का जनक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरिकल्चर के बाद अगली ब्रांच अर्बोरिकल्चर। चौथी ब्रांच अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर क्या होती है? अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर है, देखो इस शब्द को तोड़ लो। इस ये भी कौन सी भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का शब्द हो गया। ठीक है ना। अरे जिसके लास्ट में कल्चर लगता है वो हमेशा ही लैटिन वर्ड होता है, तो याद रखना है ये चीज़। हाँ, अर्बोरिकल्चर। तो अर्बोरिकल्चर में दो शब्द हो गए। पहला शब्द हो गया अर्बोर और दूसरा शब्द हो गया कल्चरा। अर्बोर का मतलब हो गया वुडी प्लांट। क्या हो गया? वुडी प्लांट। और कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन। वुडी प्लांट का मतलब होता है काष्ठीय पादप, काष्ठीय पादप। और कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, तो खेती करना। अब काष्ठीय पादपों के रूप में ज़्यादातर क्या इसमें रखेंगे? झाड़ी और लता, झाड़ी और लता। तो झाड़ी और लताओं की क्या करना? खेती करना, क्या कहलाता है? अर्बोरिकल्चर कहलाता है। तो अर्बोरिकल्चर क्या हो गया? यानी उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें झाड़ी और लताओं का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को अर्बोरिकल्चर कहते हैं। अर्बोरिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें पहला शब्द है अर्बोर और सेकंड शब्द है कल्चरा। तो अर्बोर मीन्स वुडी प्लांट एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। ठीक है। तो ये हो गया अपना अर्बोरिकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट पांचवी जो ब्रांच हॉर्टिकल्चर की, हाँ जी, विटीकल्चर। नेक्स्ट पांचवी ब्रांच विटीकल्चर। विटीकल्चर, विटीकल्चर को विनीकल्चर भी कह सकते हैं अपने। विटीकल्चर को क्या कह सकते हैं? विनीकल्चर भी कह सकते हैं। विटीकल्चर क्या होती है? देखो, विटीकल्चर भी एक कौन सा शब्द हो गया? विटीकल्चर और विनीकल्चर दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द हो गए। इसमें भी कितने शब्द हैं? दो शब्द। अब देखो कौन कौन से हैं। पहला शब्द है इसमें विटिस, यानी वीटी। और दूसरा विनी कल्चर का ले लें अपने, पहला शब्द विनी। और इसमें लास्ट में क्या है? कल्चर, तो कल्चरा। ठीक है। कल्चरा का मतलब कल्टस। ओके। वीटी, वीटी देखो अंगूर का बोटनिकल नेम होता है वीटिस या वाइटिस वेनिफेरा, वाइटिस वेनिफेरा। ये अंगूर का बोटनिकल नेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अंगूर हो गया वीटी का। तो और विनी है ना, विनी का मतलब क्या हो गया? विनी, विनी यहाँ क्या है? वाइन है।
ठीक है, वाइन। ये वाइन यानी वाइन या क्या 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 हो गई यहाँ, लता हो गई। वाइन वैसे शराब होती है, वो WINE होती है। तो विनी, विनी मीन्स वाइन, वाइन का मतलब हो गया लता। और वाइटिस यानी वीटिस, वीटी जो शब्द है वो वाइटिस से लिया गया है। तो वाइटिस का मतलब होता है अंगूर। तो अंगूर की लता, कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन यानी खेती करना। तो अंगूर की खेती करना ही क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। ओके, तो विटीकल्चर या विनीकल्चर यानी अंगूर है उसको कैसे उत्पादित किया जाए, उसकी खेती कैसे की जाए और उसके बाद उसका कैसे उपयोग करना है। ठीक है, तो उसकी प्रोसेसिंग के बारे में जिस विज्ञान में अपने अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को विटीकल्चर कहा जाता है। ओके, तो विटीकल्चर या विनीकल्चर। तो कितनी ब्रांच होगी, 5। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो छठी, ओइनोलॉजी। अब ये भी विटीकल्चर से ही संबंधित है, ठीक है ना। ये भी किससे संबंधित है, विटीकल्चर से ही। कैसे, जैसे छठी ब्रांच है वो ओइनोलॉजी। ओइनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं श्राव्य विज्ञान। ठीक है, तो अपने देखो मोस्टली क्या होता है कि भारत में जितना भी अंगूर उत्पादन होता है ना, उसका 80% क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। ठीक है ना, क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। अंगूर का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 80% क्या करते हैं, शराब बनाते हैं। तो मतलब ये विज्ञान कौन सी है, शराब विज्ञान। तो अंगूर से शराब कैसे बनाई जाती है, तो अंगूर से शराब बनाने की विज्ञान ना, अंगूर से शराब बनाने की विज्ञान या अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन, अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओइनोलॉजी कहलाता है। ओइनोलॉजी एक कौन सी भाषा का शब्द हो गया अभी, ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। इसमें 2 शब्द हो गए, एक तो शब्द हो गया ओइनोस, पहला शब्द कौन सा हो गया, ओइनोस। और सेकंड जो शब्द है वो लग गया लॉजी यानी लोगस। ठीक है, ओइनोस का मतलब हो गया वाइन, WINE, हाँ ये वाइन होती है, शराब। ठीक है, और लोगस का मतलब हो गया टू स्टडी, टू स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो मतलब शराब बनाने की क्रिया का अध्ययन करने की विज्ञान क्या कहलाती है, ओइनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो अंगूर से कैसे शराब बनाई जाती है उसके बारे में अध्ययन करना ओइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये 6 ब्रांच। उसके बाद 7वीं ब्रांच प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप तो आप जानते ही हैं, प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप यानी 7वीं ब्रांच। प्लांटेशन, सबसे पहले देखो प्लांटेशन क्रॉप होती क्या है, इनको हिंदी में रोपण फसलें कहते हैं, रोपण फसलें। तो रोपण फसलें कौन सी होती है, वे फसलें जिनको बहुत बड़े क्षेत्रफल में विस्तृत रूप से उगाया जाता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में इनको उगाया जाता है। ठीक है, और इनकी ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है। और इनका जब भी अपने उपयोग करेंगे तो इनकी तुड़ाई होगी, और तुड़ाई होने के बाद, तुड़ाई करने के बाद उनकी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण किया जाता है। उनका क्या किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है। उसके बाद ही उसका क्या होता है, उपयोग होता है, उससे पहले उसका उपयोग नहीं करते। तो ऐसी फसलें जिनको बहुत बड़े यानी विस्तृत क्षेत्रफल में उगाया जाता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में उगाया जाता है, एक ही प्रकार की फसलें होती है ज़्यादातर। तो ऐसी फसलें जो विशेषकर विस्तृत क्षेत्र में उगाई जाए और जिनकी तुड़ाई के बाद प्रसंस्करण करने के बाद उसका क्या करें, उपयोग करें, तो ऐसी फसलों को प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। प्लांटेशन क्रॉप है जैसे कौन कौन सी फसलें, जैसे काजू, अखरोट, नारियल, इलायची। ठीक है, काजू, अखरोट, नारियल, इलायची, ऑयल पाम, ऑयल पाम। ठीक है, इनके बाद चाय, कॉफ़ी। ये सारी की सारी जो फसलें हैं वो कौन सी फसलें हैं, प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है,
तो इनको बहुत बड़े क्षेत्रफल में, एक ही फसल को बहुत बड़े क्षेत्रफल में उगाते हैं और जिनकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। और उसके बाद इनकी जो तुड़ाई करते हैं ना अपने, तो तुड़ाई करने के बाद उनका प्रसंस्करण होगा, पहले प्रोसेसिंग होगी उसकी, तो प्रोसेसिंग करने के बाद ही इनका क्या होगा, उपयोग होगा। इसलिए ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, अपने प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। भारत में ज़्यादातर प्लांटेशन क्रॉप है, उनका उत्पादन है वो कहाँ होता है, दक्षिणी पूर्वी भारत में ज़्यादा किया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन है प्लांटेशन क्रॉप का दक्षिणी पूर्वी राज्य है भारत के, वहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 8वीं जो ब्रांच है वो अपनी, नेक्स्ट जो ब्रांच है स्पाइसेस क्रॉप्स। स्पाइसेस का मतलब हो गया मसाले, स्पाइस शब्द है, 8वीं ब्रांच है ना ये, हाँ भाई, स्पाइसेस क्रॉप्स। स्पाइस जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है चटपटा। ठीक है, तो स्पाइसेस जो क्रॉप है ना, ठीक है, वो कौन सी है, इनको हिंदी में अपने बोलेंगे मसाले वाली फसलें। और मसाले वाली फसलें हैं वो कौन सी फसलें होती है, ऐसी फसलें, ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जिनके बीज, बीजज, इनके बीज, पत्ती, पुष्प, कलिका या पुष्प आदि इसके रूप में, आदि इसके रूप में आहार, जो भी अपने भोजन बना रहे हैं, आहार की सुगंध बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी सुगंध का मतलब महक बढ़ाने के लिए, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, मसाले वाली फसलें। ठीक है ना, स्पाइसेस क्रॉप्स कौन सी हो जाएगी, वे फसलें जिनके बीज हैं, पत्ती है, ठीक है, उनका कोई भी पुष्प है या पुष्प कलिका है, ठीक है, उनको अपने आहार जो बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उसकी सुगंध बढ़ जाए, है ना, वो जायकेदार लगने लग जाए, ठीक है, उसका स्वाद अच्छा आए, ठीक है, तो उसके लिए आहार में या भोजन में मिलाई जाती है। ऐसी फसलों को अपने स्पाइसेस क्रॉप कहते हैं। भारत को स्पाइसेस फसलों का क्या कहते हैं, मसालों का देश कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं, मसालों का देश कहते हैं भी। और ये सबसे पहले वास्को डी गामा ने किया था, जब भारत की उसने, वास्को डी गामा ने यात्रा की थी, तो उस समय मसाले हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा उत्पादित हुए होते थे, इसलिए भारत को वास्को डी गामा ने क्या नाम दे दिया था, मसालों का देश। ठीक है, और वर्तमान में भी मसालों का जो देश है वो भारत कहलाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन पूरे विश्व में किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन है वो कहाँ होता है, भारत में होता है, इसलिए भारत को मसालों का देश कहा जाता है। लेकिन आपको पूछ ले कि भारत के अलावा मसालों की जो द्वीप मलिका है, द्वीप माला है या द्वीप मलिका है, तो द्वीप माला है ना, मसालों की द्वीप माला, वो कौन से देश को कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं। कौन से देश को कहते हैं भी, थाईलैंड है, वो द्वीप माला कहलाता है मसालों का। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद देखो भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन किया जाता है, तो भारत से विदेशों में मसाले ही सबसे ज़्यादा भेजे जाते हैं। तो भारत है वो विश्व में सबसे बड़ा मसाला निर्यातक देश है। ठीक है ना, भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक, मसाला निर्यातक देश है। तो सबसे सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है वो कौन है, भारत है। ओके, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो, अगली जो ब्रांच है स्पाइसेस क्रॉप्स के बाद एरोमा क्रॉप्स। एरोमा क्रॉप्स को मतलब क्या बोलते हैं, अपने सुगंधित फसलें। ठीक है, हाँ भाई, 9वीं जो ब्रांच है अरोमा
प्लांटेशन या अरोमा प्लांटेशन क्रॉप, अरोमा क्रॉप, अरोमा क्रॉप प्लांटेशन, इनको कहते हैं सुगंधित फसलें। तो क्या कहते हैं? सुगंधित फसलें। तो देखो इसके नाम से प्रतीत हो गया, इन फसलों के अंदर क्या आएगी? सुगंध आती है। कब आती है ये? जब इनका कोई भी पदार्थ है वो सुगंधित तेल के रूप में बनता है तो उसका क्या होता है? द्वितीयक, द्वितीयक उपापचय होता है। द्वितीयक क्या होता है? उपापचय। उस द्वितीयक उपापचय के बाद ही इनमें जो निर्मित जो पदार्थ है उस पदार्थ में क्या होती है? क्या आती है? सुगंध आती है। तो वे फसलें जिनमें क्या है? द्वितीयक उपापचय के बाद सुगंध आती है, ऐसी फसलों को अपने अरोमा क्रॉप प्लांटेशन कहते हैं, सुगंधित फसलें कहते हैं। मतलब इनकी पत्तियों के अंदर, पुष्पों के अंदर, है ना, तने के अंदर क्या होता है? वाष्पशील तेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाष्पशील तेल पाया जाता है। तो जैसे ही वो वाष्पशील होता है तो उसका द्वितीयक उपापचय हो जाता है, वो किण्वित द्वितीयक उपापचय में यानी टूट जाता है, और टूटने के बाद चारों तरफ क्या फैलाता है? वो सुगंध फैलाता है। तो ऐसी फसलों को ही अपने अरोमा क्रॉप या अरोमा क्रॉप प्लांटेशन या सुगंधित फसलें कहते हैं। सुगंधित फसलों के रूप में ज़्यादातर है वो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? जैसे पामारोज है, वो ज़्यादा सुगंधित फसल है। पामारोजा जिसको कहते हैं, अपने पामारोजा कह दो या पामारोज कह दो, ठीक है, पामारोजा, ठीक है। वेटिवर, वेटिवर, मिंट यानी पुदीना, मिंट यानी पुदीना, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास ग्रेमिनी कुल का प्लांट है। पामारोजा, वेटिवर, पुदीना, लेमन ग्रास, रोजमेरी, रोज मेरी, रोजमेरी, पुदीना, वेटिवर, पामारोज, लेमन ग्रास, ठीक है। ये सभी प्लांट हैं वो कौन सी फसलें हैं? कौन से पौधे हैं? सुगंधित फसलें हैं। अरोमा क्रॉप्स है, ये सुगंधित फसलें हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा सुगंधित है वो कौन सा है? पामारोजा। ओके, तो इनको उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? अरोमा क्रॉप प्लांटेशन कहलाती है। तो ये उद्यान विज्ञान की 9वीं ब्रांच। 10वीं जो ब्रांच है वो है मेडिसिनल। कौन सी भी? मेडिसिनल क्रॉप्स। इसको हिंदी में अपने कहेंगे औषधीय फसलें। क्या कहेंगे इसको? औषधीय फसलें। नाम से प्रतीत हो रहा है कि वे फसलें जिनसे क्या बनाई जाती है? औषधियाँ बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? औषधियाँ बनाई जाती है। ऐसी फसलों को मेडिसिनल क्रॉप कहते हैं। जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सर्पगंधा, ठीक है, गिलोय, गिलोय, सनाए, ठीक है, गिलोय, सनाए, अश्वगंधा, सर्पगंधा, बेलाडोना, सिनकोना। सिनकोना से मलेरिया की कुनेन दवाई बनती है। सिनकोना से क्या बनती है? मलेरिया की कुनेन गोली होती है, कुनेन दवाई होती है, वो किससे बनती है? सिनकोना के प्लांट से बनती है। तो बेलाडोना, सनाए, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, सिनकोना, ये सारी की सारी कौन सी फसलें हैं भाई? औषधीय फसलें हैं। तुलसी, नीम, है ना, तुलसी, इसबगोल, इसबगोल, ये सारी औषधीय फसलें हैं। तो इनकी खेती करना क्या कहलाता है? मेडिसिनल क्रॉप्स प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करें अपने 11वीं लास्ट जो ब्रांच है इसकी हॉर्टिकल्चर की, वो है PHM यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है? देखिए,
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग। तो इसको अपने हिंदी में कह सकते हैं तुड़ाई के बाद प्रबंधन व प्रसंस्करण। प्रबंधन व प्रसंस्करण, ये PHM होती है, ठीक है ना। मतलब नाम से प्रतीत हो रहा है, जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, फल सब्जियां है ना, पुष्प हैं, उनकी क्या करेंगे, अपने तुड़ाई करेंगे। उस तुड़ाई के बाद उनका क्या करना है, अपने को प्रोसेसिंग और प्रबंधन करना है, यानी उनको खराब होने से बचाना, ठीक है। खराब होने से बचाने के लिए उनको कहाँ रखें, जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखें, है ना, ठीक है। प्रबंधन हो गया वो। उसके बाद उसकी क्या बनाई जाए, यानी फलों से जैसे अपने जैम, जेली, केचप, सॉस, चटनी, है ना, कैंडी, मार्मलेड, नेक्टर, ये पदार्थ अपने बनाते हैं, तो वो क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी वो, प्रोसेसिंग हो गई। तो फलों और सब्जियों की, फल सब्जियां पुष्प, इनकी तुड़ाई के बाद क्या करना, उसका प्रबंधन करना और उसकी प्रोसेसिंग करने का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग कहलाता है। तो ये 11 ब्रांचेज हो गई है हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। तो फल विज्ञान या हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान है। उद्यान विज्ञान की कितनी ब्रांच होती है, 11 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली 11 ब्रांचेज हैं, इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ये इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच गई, ठीक है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है या लिखी हुई समझ में नहीं आ रही है तो वो आप बता देना। और एक कमेंट आया था कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एग्रोनॉमी का पार्ट भी हमें कंप्लीट करवाओ। तो देखो बच्चों कि ये तो हॉर्टिकल्चर अपनी स्टार्ट हो गई, पहले एनिमल हस्बेंड्री अपने स्टार्ट कर दी, तो पहले आपको एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर करवा दी जाएगी। उसके बाद जैसे इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद साथ में आपको क्या करवा दी जाएगी, एग्रोनॉमी। तो मतलब जो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है ना, इन तीनों सब्जेक्टों का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप साथ साथ में पढ़ते रहिए, और इनसे संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन गाइड है तो उसके क्वेश्चन है आप सोल्व कीजिए, ठीक है। और घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। और बढ़िया है, आपको मैटर यहाँ पर मिलेगा, आप अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर पाओगे, इसी आशा के साथ गुड नाइट, थैंक यू, ठीक है।